हेलो। कोई तो थोड़े एक दो लोग अगर मुझे दिख जाए तो मैं स्टार्ट करूंगी। हेलो अमोल। कथक एक आविष्कार, इस नाम से आज मैं एक आपके साथ कुछ बातें करने वाली हूँ। उसके पहले मैं आई वुड लाइक टू थैंक लिटिल मोर ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने एक ऐसा क्या कह सकते हैं हम लोग स्क्रीन मंच तैयार किया जिसमें विविध कलाकारों को उन्होंने इनवाइट किया और इस कलाकारों के बीच गीताली मैम ने मुझे भी इनवाइट किया। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हर। और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि दिस ऑर्गेनाइजेशन की जो फाउंडर है श्रीमती लीना पवार, तो वो बहुत पैशनेट रही है अबाउट डांस। वो खुद सीखी हुई है, उन्होंने पार्वती कुमार जी से नृत्य सीखा हुआ है और शी वाज वेरी पैशनेट अबाउट डांस। तो दिस इज रियली वेरी स्पेशल फॉर मी। हेलो आदिति, हेलो प्रीति, हेलो रूपाली। और इस प्रोग्राम की शुरुआत में एक कृष्ण वंदना से करना चाहूंगी। और भी एक बात मुझे आपसे शेयर करनी है कि प्रोग्राम के इस प्रोग्राम के लिए जिन कलाकारों को गीताली ने इनवाइट किया है उनमें कमलेश जी पांडे थे, बहुत बहुत बड़े लेखक, जिन्होंने बहुत बड़ा नाम, जिनका एड फील्ड में, एडवर्टाइजिंग फील्ड में। फिर पुरुषोत्तम बेर्डे सर, बहुत बड़े निर्देशक। फिर अमर जी ओक, देन अजीत अजीत परब। इन सब कलाकारों के साथ उन्होंने गीताली ने मुझे इनवाइट किया। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हर एंड आई विल स्टार्ट विथ कृष्ण वंदना। मैं थोड़े मेरे साथीदारों को तैयार करती हूँ। ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रे नवमोतिका करतले वेणु करे कंकण सर्वांगे हरिचंदना सुललिता कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि विजयते गोपाल चूड़ामणि। नमस्कार। इस प्रोग्राम की शुरुआत मैंने कृष्ण वंदना से की क्योंकि कहा जाता है कि जिस नृत्य की मैं साधना करती हूँ, कथक, उसे नटवरी नृत्य भी कहते हैं। क्योंकि कालिया मर्दन के समय जब कालिया के मस्तक पर कृष्ण ने आघात किए और उस आघात से जिन बोलों की निर्मित हुई, उन बोलों को कहते हैं नटवरी बोल। इसीलिए कथक को कहते हैं नटवरी नृत्य। तो इसीलिए मैंने कृष्ण वंदना से मेरी इस प्रोग्राम की शुरुआत की। पहले तो मैं थोड़ी सी बात मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, इसके बारे में करूंगी। मेरा नाम सोनिया परचुरे। मैं एक कथक की साधक हूँ, अभी भी सीख रही हूँ और अभी भी जानने की, समझने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी एक छोटी सी संस्था है
उसका नाम है शरय नृत्य कला मंदिर। मैंने छोटी सी बोली इसलिए मैंने एक बार सोचा कि शायद मैंने ये छोटी सी कहना उचित है या नहीं, लेकिन मेरी एक संस्था है, उसका नाम है शरय नृत्य कला मंदिर। And I would like to share with you that this year I'm completing my 25 years. ये शरय नृत्य कला मंदिर को 25 साल पूरे हुए हैं, तो मैं पूरा साल इसको सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि इसी साल में मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया है, अभी भी सिखाती हूँ, और इस बीच एक ऐसा मोड़ आया मेरी जिंदगी में कि आप सब लोग उन्हें जानते हैं, पंडित सुरेश तळवलकर जी, जो पद्मश्री है, जिनको ताली योगी कहते हैं। तो उनके पास से मैंने सीखना शुरू किया। 4 या 5 साल हुए, और जैसे कि मैंने एक अलग मोड़ ले लिया, क्योंकि जहाँ से ये परंपरा आती है, गुरुजी एक ऐसी छाया है कि जो परंपरा और नवता दोनों को एकदम पास में लेके बैठे हैं। बहुत बहुत तगड़ी, बहुत पूरक ऐसी परंपरा है उनके पास। बहुत 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 बड़े बड़े गुरुओं के पास से उन्होंने शिक्षा, मतलब शिक्षा प्राप्त की है, और वो खुद लय के बादशाह कहलाते हैं। लय के सागर है वो, और उनके पास से मैं अभी भी सीख रही हूँ। तो ये एक अलग मोड़ मैंने इस कथक के मेरी साधना में ले लिया है। और जैसे मेरी संस्था को जैसे 9 साल पूरे हुए, उसके बाद मैंने विद्यार्थियों के शिष्याओं को लेकर मैंने परफॉर्मेंसेस करना शुरू किया, और बहुत बहुत अलग अलग शागिर्दों के साथ प्रयोग किए मैंने। उसमें प्योर कथक तो है ही, वो तो है ही, क्योंकि मेरी संस्था है जहाँ पे मैं प्योर क्लासिकल सिखाती हूँ, हार्डकोर कथक जिसे बोलते हैं, एकदम विधिवत शिक्षा देती हूँ। और मैंने मेरी शिक्षा पहले डॉक्टर मंजीरी देव उनसे ली है, जहाँ से मैंने नृत्यालंकार पूरा किया मेरा, और उसके बाद मैं ये लयकारी की शिक्षा सुरेश दादा से ले रही हूँ। और तो उसी तरीके से जैसे मैंने सीखा है, जैसे मैं एक बार मुझे याद है कि एक सांगीतिक प्रोग्राम में श्रीमती देवकी जी ने ऐसे कहा था कि मैं कुछ गुरु, मैं कोई गुरु या मैं कुछ सीनियर आर्टिस्ट ऐसे नहीं हूँ। हम सब लोग जो कलाकार है, वो एक वाहक है। जो कला हम पाते हैं, जिस कला की हम साधना करते हैं, उसको हम कैरियर की तरह जैसे यहाँ से लेते हैं और वहाँ नए शागिर्दों को देने की कोशिश करते हैं। तो ये भी उसका एक मार्ग है, ऐसा मुझे लगता है। तो उसी तरीके से जो मैं मेरे गुरु से पाती हूँ, वो मैं मेरे शागिर्दों को देने की कोशिश करती हूँ। और उसमें मैंने जैसे कि जैसे जैसे और उनका भी एक्सपीरियंस बढ़ता गया शागिर्दों का, तो उनके ऊपर मैंने बहुत सारे उनके साथ मैंने प्रयोग करना शुरू किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा प्रवास है नृत्य का, उस प्रवास में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग, आसपास के लोग जो मुझे सालों से जानते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस नहीं देखा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कथक बात मेरे लिए नहीं है। अगर कथक हो रहा है कि कहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, तो वो मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं देख सकता और मैं नहीं देख सकती, मुझे वो समझ में नहीं आता। तो ये बात मुझे बहुत चुभती थी बहुत पहले से। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आर्टिस्ट एकदम अ, अ, क्या क्या कहूँ अभी, आर्टिस्ट मन से अगर करता है, अगर वो मन की बात कहना चाहता है, अगर वो बात सच्ची हो, अगर वो बात प्योर हो, तो भाषा कौन सी भी हो, उस कलाकार की वो बात प्रेक्षक को समझ में आती है। और लेकिन आपकी भाषा बहुत बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर
इसीलिए मैंने लक्ष्मी ताल किया, मैंने अर्जुन ताल किया, मैंने रास ताल किया। ये बहुत सारे ठेके, बहुत सारे ताल है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगी कथक कहाँ से आया, तो इस बात को थोड़ा और उसमें मजा आएगा आपको। कथक आप सब जानते हैं कि ये उत्तर भारतीय नृत्य शैली है, उत्तर भारत से ये आती है। इसके 3 घराने हैं। इसका जो जो ओरिजिनली जो आता है वो लखनऊ से आता है, उसके बाद जयपुर और बनारस, ये 3 घराने इस कथक नृत्य के हैं। हर एक घराने की अपनी अपनी खूबी है, अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी सुंदरता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक शिष्य ने सब घराने हैं जिनकी जो जो खूबियां है वो पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये 3 घराने हैं, उसमें से भी बनारस घराने की आप सब लोग उन्हें जानते हैं क्योंकि बहुत बड़ा नाम कथक में पंडित नटराज गोपी कृष्ण जी, तो वो बनारस घराने के थे और वो एक ऐसे नर्तक थे जिन्होंने घराने में रहकर भी अपनी एक खुद की अलग शैली बनाई। और ये मुझे एकदम मैं बहुत अभिमान के साथ कहती हूँ क्योंकि हम लोग जब मैंने सीखना शुरू किया तो मैंने गोपी कृष्ण शैली सीखना शुरू किया और ये शैली अमेजिंग है। मतलब इसकी एक खुद की एनर्जी है, खुद की एक खूबसूरती है और उस खूबसूरती का एक कारण है क्योंकि उनके जो पिता थे सुखदेव महाराज, उन्होंने कहा था कि गोपी तुम ऐसा नाचोगे कि जहां किसी ने वो उस तरीके का नाच, उस तरीके की उठाने, उस तरीके की छलांगे किसी ने देखी नहीं होगी। तुम अगर घूमोगे तो ऐसा लगेगा कि पूरी पूरी धरती घूम रही है। तो उस तरीके का एक फोकस उन्होंने उन्होंने रखा दिमाग में, उन्होंने वो बात दिमाग में रखी और गोपी जी को एक अलग फोकस के साथ उन्हें शिक्षा दी और बहुत बहुत कड़ी मेहनत करके गोपी जी जो जो करते थे वो बहुत कड़ी मेहनत थी उसके पीछे, क्योंकि वो जो बात करते थे वो सिर्फ जो बात करते मतलब नाचते थे वो सिर्फ वही करना चाहते क्योंकि मतलब ऐसे कई कई कबार होता था कि पुराने जमाने में क्योंकि पंडित डॉक्टर सितारा देवी के घर में मतलब नट्टेश्वर भुवन में हम लोग सुखदेव महाराज जी की पुस्तक लिखने के लिए उसका कुछ साहित्य लिखना था, उनको मदद करनी थी, तो उसके लिए मैं मेरे गुरु के साथ वहां जाती थी। तो वो बहुत सारी कथाएं कहानियां मुझे बताती थी। उसमें उन्होंने ये मुझे कहा था कि ऐसा ऐसा गोपी तुझे नाचना है कि किसी ने देखा नहीं होगा। ऐसा उस जमाने में ऐसा होता था कि फेस्टिवल्स में अगर पंडित नटराज गोपी कृष्ण अगर नाचने वाले अगर उनकी उनकी कॉन्सेप्ट है तो उसके बाद मेरा नहीं रखना। हर एक कलाकार की ये कोशिश रहती थी कि गोपी जी के बाद मेरा परफॉर्मेंस ना रहे, क्योंकि गोपी जी ऐसा माहौल खड़ा करते थे, गोपी जी ऐसा उसको मंच पे ऐसी नटराज को साक्षात नटराज परफॉर्मेंस कर रहा है, ऐसे मतलब नृत्य प्रस्तुति कर रहा है, ऐसे ऐसा लगता था। तो उसके बाद कोई नहीं चाहता था कि मैं मेरा परफॉर्मेंस करूं, उस तरीके की बात गोपी जी करते थे। तो उनकी शैली को मैं बहुत अभिमान के साथ, गर्व के साथ ये कहना चाहूंगी कि उस शैली को मैंने सीखा है, उसको मैंने फॉलो किया है। उसके बाद मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, बहुत सारे घरानों के मैंने वर्कशॉप्स किए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आज शायद आप जो सब लोग मुझे मिलने आए हैं उनको ऐसा लग सकता है कि कथक एक आविष्कार, तो मैं कुछ परफॉर्म करूंगी, पर मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। मैं जो मेरी मन की बातें हैं, जो मैंने सीखते हुए सिखाते हुए मैंने महसूस की है, जो मैंने मेरे बैलेज की निर्मित करते हुए जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने विचार किया है, वो उस विचार को मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी। तो इसलिए मैं आज आपके सामने आई हूँ। तो वो मैं आपको कहना चाहती हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि उसके बाद मैंने बहुत सारे घरानों के वर्कशॉप्स किए। जैसे मैंने मधु दीदी का वर्कशॉप अटेंड किया था, मधुरिता सारंग, श्रीमती मधुरिता सारंग, बहुत
बहुत बड़ी कलाकारा, बहुत बड़ी कलाकारा। और वो एक ऐसी नृत्यांगना थी जिन्होंने तीनों घरानों का अभ्यास किया था। वो लखनऊ घराना भी जानती थी, वो जयपुर घराना भी जानती थी, और बनारस बनारस घराना भी जानती थी। और सबको सबको सब 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 फूल अलग है, सबकी खुशबू अलग है। ये विचार मैंने उनसे पाया पहली बार। क्योंकि तब तक ये रहता था कि वो बाउंड्रीज रहती, हम वहां का नहीं नाचते, वो वहां का नहीं नाचते, ऐसे कुछ तो एक पता नहीं, मैंने तो कभी उस तरीके से सोचा नहीं, लेकिन ऐसी सोच थी उस जमाने में। लेकिन ये नई सोच मैंने मधु दीदी से ली कि मैं दंग दंग रहेगी कि ये तीनों तीनों स्टाइल्स ये करती है, तीनों स्टाइल में ये तीनों स्टाइल से ये प्यार रखती है, और तीनों स्टाइल की जो जो बंदिश है, उसकी खासियत, उसके बारकाई के साथ वो करती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उनसे उनका एक वर्कशॉप किया जहां मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर राजेंद्र गंगानी से। वो भी गुरु समान है डॉक्टर राजेंद्र गंगानी, और उन्होंने मुझे थोड़ा जयपुर घराने की सोच दी। और बहुत खुशी होती थी, बहुत बहुत ऐसा लगता था कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि वो भी डायरेक्टली उस घराने से है। वो राजेंद्र गंगानी है, गंगानी घराने से, तो वो बहुत असली बात सिखाते थे, असली बात बताते थे, और बड़ी प्यार से बताते थे। और सो वहां से मुझे सीखने को मिला। उसके बाद बनारस तो हम तो वो शैली कर ही रहे थे। उसके बाद मैंने एक एक ऐसी व्यक्ति की वर्कशॉप की जिसको सारा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया उनको जानती है, डॉक्टर सितारा देवी। बहुत बड़ी हस्ती, कथक के क्वीन थी खुद को। वो वो उनका चलना, उनका कथक के बारे में बात करना, ऐसे लगता था कि वो पूरी मतलब शी इज रूलिंग दिस स्टाइल। और वो अनभिषिक्त सम्राज्ञी थी। जैसी जिस तरीके से वो बात करती, जिस अधिकार से बात करती थी, बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उन्होंने वो कथक उनकी जिंदगी थी। जो जो बातें वो करती थी, वो उन्होंने महसूस की थी, वो उन्होंने एक्सपीरियंस की थी। बहुत बहुत अच्छी बातें उन्होंने मुझे वंदना सिखाई, उन्होंने मुझे कुछ गतनिकास सिखाए। वो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये सब क्या क्या रहता है। कथक का एक वस्तुक्रम रहता है, वो किस तरीके से दिखाना है, वो भी उसकी उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन जो जो चीजें उन्होंने सिखाई, वो उसमें इतनी प्यूरिटी थी। जब मैं उनसे पहली बार मिली तो वो 72 इयर्स ओल्ड थी। और उन्होंने मुझे घूंघट जब दिखाई, या फिर उनका चलना, या फिर का काहे को मेरे घर आए हो, काहे को मेरे घर आए हो। जो उनका देखना, जिस तरीके से वो देखती थी, जिस तरीके से वो आंखों का इस्तेमाल करना, जो बहुत संचलित, जो नाट्य शास्त्र में ये सब ऐसे कलाकार थे जो जो बहुत संचलन रहेगा, या फिर आंखों की मतलब साची दृष्टि भेद, गर्दन भेद, ये जो सब कहा गया है, जो सब बताया गया है, वो उनकी नृत्य में प्रिसीजन के साथ दिखाई देता था। और वो अगर आप उन्हें पूछने जाओ, दीदी ये आपने साची साची दृष्टि की क्या, आपने ये कौन सी दृष्टि की क्या, अरे वो सब बातें में मत पढ़, देख मैं कैसा करती हूँ, उसको सिर्फ फॉलो कर। तो मैं हमेशा कहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अम, और मैं एक विद्यार्थी होकर ये कह रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अधिकार के साथ कह रही हूँ। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि नृत्य एक इंस्टिंक्ट है, ये अंदर अंदर की एक भावना है, और अम, ये मन की स्थिति है, ऐसा मुझे लगता है। और इसका स्थायी भाव आनंद ही है।
तो अगर आपको अब सच्चे दिल से आनंद हुआ है, अगर आपको सच में अगर खुशी हुई है, तो आप अरे ताली बजाते हैं, या फिर आप अरे अरे अरे, ये जो रिएक्शंस है, उन्हीं उन्हीं से तो नृत्य डेवलप हुआ होगा शायद। पर ये तो बात एकदम पक्की है कि ये इंस्टिंक्ट है। अगर मैं अगर जो सितारा दीदी ने बात की कि काहे को मेरे मेरे घर आए हो, अगर ये एकदम ऐसे डिसाइड करके आप करने की सोचोगे, क्योंकि नृत्य का अभिनय कभी कभी ये हो जाता है कि पहली आवर्तन में मैं ये करूंगी, दूसरी आवर्तन में ये करूंगी, तीसरी आवर्तन में, तो ये बात नहीं है। अगर आप जिस ताल में उस बंदिश को करते हो, मेरे गुरुजी जैसे कहते हैं, उस ताल का छंद होना चाहिए, वो ताल अंदर जाना चाहिए, उस ताल को जीना, आपको जीना है। और उस ताल में अगर बंदिश शुरू हो रही हो, तो शायद मैं एक आवर्तन करूं, काहे को काहे को काहे को, मैं 10 12 13 14 15 बार भी अगर करना चाहती हूँ, जब तक मेरा मन भरे तब तक मुझे ये कहना है कि काहे को मेरे घर आए हो। तो उसके लिए उस ताल को अंदर जाना चाहिए, उस बंदिश को अंदर जाना चाहिए, अंदर आपको लेना है, उस भावना को आपको पहले महसूस करना है, उसको आपको जीना है, और फिर उसका आभास कला के साथ आपको उसकी रस निर्मिति करनी है। अगर मैं रो रही हूँ, तो मेरे जो आने वाले, मुझे जो देखने वाले प्रेक्षक है, वो उनके आंख में पानी आना चाहिए। अगर मैं हंस रही हूँ, तो वो मेरे आनंद में आनंद आनंद वो आनंद should be possible from them, they should also take pleasure of that। तो वो बात बहुत डिफिकल्ट है, और वो वहां पे ही कला की निर्मिति है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये मन का आनंद है। तो अगर आप मैं आपको कथक के वस्तुक्रम के बारे में बताऊंगी। विधिवत शिक्षण में कथक जैसे जैसे डेवलप हुआ सालों में, बहुत सारे पंडित ज्ञानी लोगों ने उसमें इनपुट्स डाले रहेंगे। कोई किसी ने ठाट इस तरीके से बांधे हो, कोई सिर्फ खड़े रहने को ठाट कह रहा है, कोई किसी बंदिश को लेकर खड़े रहने को ठाट कह रहा है, कोई किसी मात्रा से उठकर और एक दो आवर्तन लेने के बाद सम पे आता है, और अम, अम, एक सुंदर शरीराकृति लेके खड़े रहते हैं, तो उसे ठाट कहते हैं। तो इस अलग अलग विचारों के साथ इस कथक वस्तुक्रम की निर्मिति हो गई है, या फिर उसकी डेवलपमेंट हुई होगी। तो मैं शुरू से आपको एक थोड़ी उसकी पहचान करवाती हूँ। मैं ये मान रही हूँ कि जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो अगर कथक के स्टूडेंट्स हैं, अगर बहुत सालों से वो कथक सीख रहे हैं, तो वो तो ये सब बातें जानते ही है। लेकिन जो नहीं जानते, या जो, जैसे मैंने पहले कहा कि हम कथक नहीं देखते, हमें नहीं अच्छा लगता, तो उनके लिए मैं ये बात करना चाहूंगी कि अगर आपको अगर ये पता चले कि उसको कैसे देखना है, अगर इसमें उसमें आप किस तरीके से आनंद उसका ले सकते हो, आपको उस परफॉर्मेंस में क्या देखना है, अगर इस बात की आपको जानकारी हो, तो शायद आप अगर दूसरी कौन सी आप नेक्स्ट टाइम जब आप अटेंड करोगे कोई प्रोग्राम, तो आपको आनंद आएगा। ये मेरी कोशिश है। तो पहले तो वंदना, हर एक कलाकार वंदना से शुरुआत करता है। वो भगवान को प्रणाम करता है, ना सिर्फ उसको प्रणाम करता, वो उसको बुलाता है, वो उसको आमंत्रण देता है, उसको इनवाइट करता है, अवकाश को वो प्रणाम करता है। जो भी स्पेस है, जिस स्पेस में वो परफॉर्म कर रहा है, उस पूरे अवकाश को वो प्रणाम करता है। जैसे वो कहता है कि आप सब लोगों का मुझे आशीर्वाद चाहिए, आप भगवान हो, आप भगवान का मुझे आशीर्वाद चाहिए, और आप आइए कृष्ण भगवान, आप आइए और मेरी ये प्रार्थना कबूल कीजिए। इस तरीके से वो भगवान को पहले प्रणाम करेगा, फिर वो
कितनी कितनी सुंदर बात है। देखो, जब जब पहले तो वो भगवान को प्रणाम करेगा, कृष्ण हो या शिव स्तुति हो या शारदा स्तवन हो या सरस्वती स्तुति हो या नटराज स्तुति हो, जैसे जो जो उसका मन करे वो उस भगवान को याद करेगा। उसके बाद जिस ताल को उसने चुना है, अगर वो तीन ताल चुनता है तो तीन ताल का पहले लहरा बजेगा। मैं आपके लिए ये लहरा बजाऊंगी तो आपको थोड़ी कल्पना में दे सकूं। जस्ट वन सेक। कि मैं तीन ताल को आपके लिए मैंने प्ले किया है, तीन ताल को। एक मिनट। हाँ, ता 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 धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता त्रक धिन धिन धा। अभी तीन ताल मैंने चुना है क्योंकि तीन ताल है राजा ताल, सब तालों का राजा कहते हैं तीन ताल को। और ये एक ताल ऐसा है जो नॉर्मली वो परिचित, सब लोग परिचित रहते हैं इस ताल से, इसलिए मैंने ये ताल चुना है। तो पहले लेता है वो थाट। तो थाट क्या है? मुझे लगता था जब तक मैंने गुरुजी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, तब तक मुझे लगता था कि ठाट ठाट माने खड़े रहना। है तर था, सिर्फ खड़े रहना, या एक ता 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 थई थई था, सिर्फ खड़े रहना। मुझे लगता था एक अच्छी सुंदर अलग अलग तरीके से खड़े रहना, अलग अलग तरीकों की पोजेस लेकर, पोस्चर लेकर, एक दिमाग के साथ, एक ग्रेसफुली, जैसे हम कहेंगे पोजेस लेके, एक मूर्ति की तरह, जैसे ऐसे लगता है कि अभी ये लेके नहीं, ऐसे मूर्ति की तरह खड़े रहना, इसका मतलब है ठाट। पर जब मैंने गुरुजी से सीखना शुरू किया, उन्होंने कहा कि ठाट ये सिर्फ नर्तक का नहीं होता, ये ठेके का भी होता है। हाँ, तो आप इस ठेके को सुनिए। ऐकू येत है ना? सुनाई दे रहा है, राइट? धा धिन धिन धा। ये है ताल, तीन ताल, उसकी 16 मात्रा है, उसके 4 विभाग है और ईच पार्ट हैज 4 मात्रा, 4 4 4 4 ऐसे इसके खंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 ताथै 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 ता ताथै ता ताथै ता। कितना सुंदर है। ताथै 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 ता ताथै ता ताथै ता। 3 4 8 5 6 7 8 ताथी थीतर ताथी थीतर ताथी थीतर
ta thi thi ta 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 ta thi ta ta thi ta ta thi ta 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 thi 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 ta आ ta thi ta। तो जिस तरीके से उस ठेके की चाल चल रही है, उस तरीके से उस ताल को लेकर, उस ठेके को लेकर जब नर्तक उसको स्पर्श करके उसके हाथ डाल के जब वो ठाट दिखाता है, तो वो हो गए ठेके के ताल, ठेके के ठाट। हाँ, ता थई ता थई थई ता थई ताम थई ता थई ता थई ताम थई ता थई ता थई ता थई थई ता थई थई ता थई ता थई थई ता। कितने अलग अलग, क्योंकि ये है तो 16 मात्रा, लेकिन कितनी अलग अलग कुछ हर एक नर्तक। जैसे आपकी उस ताल के साथ दोस्ती बढ़ती है, तो इतनी चीजें करने को जी चाहता है, क्योंकि उस लहरे को हम सुनेंगे, उस ठेके को हम सुनेंगे, तो मतलब मन में बहुत बहुत ऐसी 16 मात्रा में जगह आपको मिलेगी जहां से आप मन उठने को जी करेगा और आपको सम पे आने का जी करेगा। तो ये हुआ ठाट। उसके बाद मतलब जयपुर की, जैसे मैंने बोला कि गंगाणी जी से मैंने सीखा कि छोटी उठाने, तो ठाट तो है मतलब छोटी उठाने। जो आज तक बात समझ में आई है वो ऐसी है कि एक फ्रेज रहती है, मतलब एक लाइन रहती है, एक काव्य पंक्ति जैसी रहती है, जैसे एक पंक्ति रहती है, उस पंक्ति को डेवलप करते हैं। जैसे ता थी थी त आ थी थी त ता थी। अगर मैंने इस पंक्ति को लिया तो इस पंक्ति को लेकर मैं 9वें में भी उठूंगी, मैं सम से भी उठूंगी। देखिए कैसे। हाँ, अभी 9वें मात्रे से 1 2 3 4 8 5 6 7 8 ता थी थी ता आ थी थी ता थी ता 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 5। अभी सम से देखिए कैसे। रा बारा 13 14 ता थी थी त आ थी थी त ता थी ता। जो हाँ ता थी, हाँ क्या बात है। ता 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 थी थी त ता थी ता थी ता थी आ थी त ता थी ता थी ता थी थे त ता धा थे त ता धा थे त ता धा। तो ये हुई बात सम से, तो ये हुआ ठाट। अभी जैसे मैंने कहा कि पहले कलाकार भगवान को प्रणाम करता है, कथक में एक और बात है जिसे कहते हैं रंगमंच प्रणाम या फिर सलामी। तो ठाट के बाद नर्तक जो भी दर्शक है, जो भी प्रेक्षक है, उनको प्रणाम करता है। तो वो प्रणाम भी नर्तक है, इसकी वजह से वो नॉर्मल प्रणाम नहीं होता, वो बंदिश के साथ रहता है। तो वो रंगमंच प्रणाम या फिर सलामी जिसे जब मुगलों का जब आक्रमण हुआ तो उसके बाद जो कुछ शैली में चेंजेस आए, जो कुछ परिवर्तन हुआ, उसमें सलामी भी थोड़ी ऐड, लेकिन उसे रंगमंच प्रणाम ही कहते। तो रंगमंच प्रणाम नर्तक करता है दर्शकों को, प्रेक्षकों को। उसके बाद आता है आमद। तो आमद एक ऐसी चीज है, आमद ये फारसी शब्द से लिया हुआ शब्द है। आमद ये चीज ऐसी है कि अभी नर्तक ने मंच पे तो प्रवेश लिया है, फिर उन्होंने प्रणाम भी कर लिया है, लेकिन अभी जो वो ठान के आया है कि मैं आज 3 ताल करूंगा, मैं मध्य लय में 3 ताल करूंगा, या ये मैं इस
से इस यात्रा को लेके जाऊंगा, शुरू करूंगा और आगे ले जाऊंगा। तो जो उसने डिसाइड किया है, जो वो परफॉर्म करना चाहता है, उसमें जब वो प्रवेश करता है, मत कहते हैं, मतलब परफॉर्मेंस की पहली बंदिश, इन सीधे शब्द में कहा जाए तो परफॉर्मेंस की पहली बंदिश, आमद ये पहली बंदिश रहती है उसके पहले ठाट टुकड़ों में एक हाथ दूसरी पंक्तियां लेकर, एक हाथ दूसरा बोल लेकर हम लोग सम पे आते हैं, लेकिन आमद ये की पहली बंदिश रहती है। हाँ, तो ताल की पहली बंदिश मतलब परफॉर्मेंस की पहली बंदिश रहती है। अगर मेरे गुरुजी ने सुन लिया तो वो मुझे थप्पड़ लगाएंगे, क्योंकि उनका जो कहना है वो अलग है, मैं अभी उसकी बात नहीं करूंगी। पर तो ये हुआ आमद। एक आमद आपको सुनाती हूँ। इतनी सुंदर भाषा, इतनी सुंदर भाषा, और पारंपरिक भाषा है धाता का थुंगा। तो सारे आमद, अगर आप घराना लो, जयपुर, बनारस, उसकी भाषा एक ही रहेगी, धाता का थुंगा, धागे दिगे ता धाता धत्ता गढ़ा तक्का थुंगा तकिटका। कभी कभी धाते ट से भी कुछ आमद मैंने सीखी, जैसे मैंने कहा गंगा ऋषि का मैंने वर्कशॉप किया था, उन्होंने मुझे धाते ट से कुछ आमद सिखाया। लेकिन जो सबकी पहचान वाली जो आमद है वो ये धात करूंगा क्रागे दिगे धा धिंता धत्ता किड धागे तक्का धुंगा तकिट तका घेते टिका कति जनता ताथई आ थे ताथई थई ताथई ताता थई ताथई थई 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 ता थई 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 आ आमद। गुरुजी कहते हैं आमद को की प्यास रहती, सम की तरफ, आमद को सम की तरफ जाने की आस रहती है, उसकी प्यास रहती है, वो एक ऊर्जा के साथ सम के पास जाता है। ता थई ता थई आ थई ता थई थई ता थई ता थई ता ता थई ता थई 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 ता थई 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 ता थई 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 ता। शायद आस या प्यास में करेक्ट वर्ड यूज कर रही हूँ, लेकिन आहट, हाँ, आमद को सम की आहट रहती है। हाँ, उस बंदिश में जो लेटर पार्ट है, उस पार्ट में आप सम की आहट सुनोगे। आपको अगर सुनना पसंद है तो आपको ऐसा लगेगा कि सम है, सम आ रही है, सम आ रही है, ये अभी आएगी, ये आहट आपको आमद में सुनाएगी। ये मैं बात कहना चाहती थी। माधवी, हेलो अमर, नमस्ते चेतन, आप सुन रहे हो सब, आपको अच्छा लग रहा है, ऐसे मैं इमेजिन कर रही हूँ, गुड। तो ये हुआ आमद। उसके बाद रहता है बहुत कथक का स्ट्रॉन्ग अंग जो है वो है फुटवर्क। फिर बहुत सारा फुटवर्क होता है। मैं देख रही हूँ कि ये 40 हो गए, तो मैं थोड़ी दूसरी बात करूंगी। उसके बाद होता है फुटवर्क। तो बहुत क्योंकि कथक तबले के बोलों पर आधारित है, पखवाज के बोल आधारित है। तो तबला और पखवाज के जो ताल है, जो उनकी लयकारी की भाषा है, वो सारी कथक में उतर आती है। फुटवर्क में आप सारी भाषाएं फुटवर्क एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण अंग। उसके बाद आती है कुछ बंदिश है। मैंने जैसे कहा कि कथक तबले के ऊपर आधारित है, तो जो तोड़ा, चक्रदार तोड़ा, ये बंदिश है, ये तबले के बोलों पर आधारित। में एक ता थई तत थई
थई तत थई आ थई तत थई आ तत थई तत थई ता थई तत थई आ थई तत थई तत थई थई तत थई थई तत थई तत थई तत थई थई तत थई तत थई तत थई तत थई तत धा साधा तोड़ा। हाँ, तो उसके बाद साधा तोड़ा, चक्रधार तोड़ा। चक्रधार तोड़ा मतलब एक ही बंदिश, एक एक टुकड़े को अगर आप एक जैसा मतलब समान तरीके से आप 3 बार कहें और अगर दम पे आता है तो उसे चक्रधार तोड़ा कहते हैं। मतलब अगर मैं सोनिया अगर ये मेरा तोड़ा है तो सोनिया सोनिया सोनिया, मैंने गैप्स तो अलग अलग लिए लेकिन वो सोनिया मतलब एक जो टुकड़ा है वो एक जैसा अगर आप 3 बार कहें और वो दम पे आता है वो चक्रधार तोड़ा है। उसकी भी बहुत बंदिशें हैं। कथा का और एक अंग है कवित्व। कवित्व यानी कविता और शास्त्र, कितनी अच्छी बातें बनी हुई है और कितना आप सोचो एक कलाकार मंच पर आता है वो इतनी सारी चीजें आपको दिखाना चाहता है, आपको उसका आनंद देना चाहता है और जैसे जैसे ये शुरुआत होती है तो उसका प्रेक्षक दर्शक के साथ एक नाता जुड़ जाता है और वो जिस सैर पे वो चला है, जिस जिस जहां वो जाना चाहता है वो आप दर्शकों के हाथ में हाथ डालकर वो दर्शकों को भी लेके जाना चाहता है और वो वहां जाके एक ऐसे डेस्टिनेशन पे ये दोनों साथ पहुंच जाते हैं कि उसमें वहां पे सिर्फ आनंद है। लेकिन उसके उस आनंद को पाने के लिए आपको थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है और जैसे कि जो वो डिवाइन लेजेंडरी आर्टिस्ट है, आप जानते हो ना जानते हो, आप गाना जानते हो, अगर आप पंडित भीमसेन जोशी जी का गाना सुने तो आपको गाना क्या है, उसका शास्त्र क्या है, राग कौन सा है, ये क्या है, द्रुत है, विलंबित है, जानने की जरूरत नहीं है। आप वैसे ही उसका आनंद ले सकते हो। तो ये तो बात है ही, लेकिन फिर भी अगर आप उसे जानने लगोगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। तो ये है कवित्व। मैं कवित्व भी आपको सुनाऊंगी और कवित्व के बाद थोड़ी अलग विषय में जाऊंगी क्योंकि 1 घंटा है हमारे पास। ना अच्छा तगो मैं उसकी लय थोड़ी बढ़ाऊं। नाचत गोपाल लाल तक धिकट धान। एक कवित्व में पूरा पूरा सीन कैसे दिखाए। नाचत गोपाल लाल तक धिकट धान रांग थई थई तक दौड़ी हंसत बोलत नैनन से सैन करत लीर भर भर पिचकारी मार पियन पोछे झपट झपट कर दबो कि जाओ भैया धरो भी करत केशरिया डार डार चुन क्यों ही खार ऐसो में चंद्र जामू है पुर नाम मोतियन की माल जो चंद्र मुकुट तिलक चंचल सी चपल नार गिनती करत बार बार मैं शाम हार मान जाओ माधव तकट मान जाओ माधव तकट मान जाओ माधव माधव। एक कविता में तो एक जैसे कविता है उसके साथ अगर शास्त्र जुड़ जाए तो वो बनता है कवित्व और कवित्व भी बहुत बड़ा विषय है और उसके साथ भी मैंने बहुत काम आई रियली डीप जाके बहुत क्या मैं कहूँ, जब मैं स्कूल में थी तो कविता तो इतनी पसंद नहीं थी मुझे, लेकिन जैसे ये आया और जैसे 4 लाइनों का कविता उसकी खूबसूरती सुनने में मुझे बहुत साल लगे, लेकिन ये जो छड़ कविता थे उसके साथ मेरा लगाव जुड़ गया और हाल ही में मैंने अभी एक गोरा बादल की जो कथा है वो पूरा एक कवित्व है हिंदी में, बहुत बहुत उसकी सुंदर भाषा है। मैंने उस पूरे कवित्व को पूरा ये
10 मिनट का कवित्र रहता है, और ये सारे कलाकार, ये जो मेरे सारे शिष्य हैं, उससे वो रिसाइट करते हैं, जिसमें दो मेन कलाकार है जो जो इस कवित्व को, इस कविता को कहते हैं, और इस कहते हुए वो नाचते भी है, और लगता है कि हम वहीं पे पहुंच गए हैं। मतलब जो मैं सैर की बात कर रही हूँ, जैसे साहित्य की सैर में भी हम वहां पहुंच गए, उस पीक पॉइंट पे, वीरता में भी हम उस पीक पॉइंट में चले जाते हैं, इतिहास के उस पन्ने पे भी हम लोग पहुंच जाते हैं, और नृत्य की ऊर्जा में भी हम उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। ऐसी कमाल उस कविता है। जैसे मैंने एक प्रयोग, कविता, अगर मैं कविता बोलती हूँ, नमस्ते रवि, कविता मॅडम, रेगे मॅडम, नमस्कार, खूप छान वाटलं तुम्ही आलायत, वा वा वा। अगर मैं कविता करती हूँ, तो अगर मैं कहती हूँ कि हिरवे हिरवे गार गालीचे हरित तृणांच्या मखमालीचे, त्या सुंदर मखमालीवरती फुलराई खेळत होती, तो इसमें मुझे सिर्फ उसके पांव, उसका चलना, उसका कूदना, उसका उछलना, उसका मजे लेना, उसका दौड़ना, उसको उसका उसका नेचर को फील करना, वो मुझे सब दिखाई देता है। तो मैंने शरीर का जो कमर से जो नीचे का जो भाग है, मतलब खास करके पैर, उस पैरों के साथ उस कवित्व को कुछ शिष्य परफॉर्म करते थे, उसी को, मतलब 10 लोग इस परफॉर्मेंस को करते थे, आधे 5 है वो पांव से इस कविता को दिखाते थे, और आधे 5 सिर्फ उसको कहते थे। उस मतलब हमें 5 लोगों की कविता सुनाई दे रही है, और हम देख रहे हैं सिर्फ पांव। हाँ? और दूसरी तरफ नेमजसीने भरत मातृभूमीला, सागरा प्राण तळमळला। इसमें मुझे लगता था कि जो अपर है, हाफ पोर्शन ऊपर का, ये महत्वपूर्ण है, तो वो परफॉर्मेंस में ज्यादा मैंने उसको किया था, और उसके साथ थोड़ा उसका संचलन, तो ऐसा एक प्रयोग किया था मैंने। एक ऐसे बहुत सारे, मैं सोचती रहती हूँ, जिस चीज को अगर मैं देखती हूँ तो उसमें कथक ही नजर आता है। वो मुझे पता नहीं, वो मेरी इज दिस माई प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, आई रियली डोंट नो, बट मैंने कुछ साल पहले जैसे मैंने बोला कि क्लास के प्रोग्राम में सेकेंड जो अलग अलग प्रयोग करती थी, उसमें मैंने कृष्ण, तो कृष्ण एक ऐसी नृत्य नाटिका है कि कृष्ण का एवरीबडी लव्स कृष्ण, एवरीबडी वांट्स टू बी विथ कृष्ण, everybody wants to play Krishna, everybody wants to be Radha, everybody wants to be Yashoda, each and every dancer wants to live Krishna Leela. So that is to be, ये कृष्ण जब मैं करने का डिसाइड किया, तो it was great journey for me, because I in that play from Krishna Vandana to Geetopadesh. तो मैं नाटक तो थी, मैं नृत्य भी करती थी, और मैंने नृत्य में एक नृत्य हमेशा किया है। तो मैं अगर कृष्ण देखती हूँ, तो मैं खुद ही कृष्ण हूँ, मैं खुद ही यशोदा हूँ, मैं खुद ही राधा हूँ, मैं खुद ही नंद। लेकिन जब मैं नाटक में उसको कहने की सोचती हूँ, कहने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे पूरी ज्योग्राफी, पूरा 360 डिग्री आई हैव टू यूज। मुझे हर एक फ्रेम को सजाना है, लीला को सजाना है, हर एक एंट्री का विचार करना है। तो मैंने उस तरीके से, और आज तक भी, अभी उसकी मैं खुशखबरी आपको देना चाहूंगी कि कृष्ण के भी हम लोग वी आर कंप्लीटिंग 100 शोज, और मैं आपको बहुत मन से कहती हूँ, इट इज नॉट इजी टू कंप्लीट 100 शोज with this kind of financial status, I would say. क्योंकि अच्छा, वो बात मैं बाद में करूंगी, लेकिन मैंने पहले कृष्ण किया, उसके
मैंने बहुत सारे प्रयोग किए, जिसमें से एक मैं आपको कहना चाहूंगी, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, वो था चेस। एक बार मैं ऐसे ऐसे सायन के सिग्नल पे आई वाज ड्राइविंग एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय सिग्नल टू गो ग्रीन एंड suddenly I was watching all those हवालदार doing like this and I said इसमें बहुत ही कमाल की लय है, इसमें एक एक कोऑर्डिनेशन है, इसमें एक गणित है। तो ऐसे कुछ विषय में ले लूं कि जिसको कभी डांस में किसी ने गाया ना हो, और सडनली आई डोंट नो, मैंने सोचा शतरंज के बारे में, मैंने चेस के बारे में सोचा, और बहुत खुशी होती है मुझे कहते हुए, एक वर्ल्ड विनिंग गेम जो 78 साल में हुआ था, अनातोली कॉपर एंड विक्टर कॉर्शनॉय, दो प्लेयर थे, उनके उनके बीच खेला हुआ खेल, उस पूरे खेल को मैं कथक के साथ दिखाती हूँ। पूरा खेल 18 मिनट का खेल मंच पर होता है, और जिस जो लोग चेस जानते हैं, जो लोग चेस खेलना जानते हैं, वो उसका आनंद ले सकते हैं। उसके बाद मैं बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन बहुत मुझे अभी टाइम कम रहा है, तो मैं जिसके बारे में गार्गी के साथ गीताली के साथ मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि लिटिल मोर के लिए मैंने ये शो किया था, तो उसके बारे में थोड़ी आपसे बात करती हूँ। उसका नाम है हे नदे सरिते। उसका नाम है हे नदे सरिते। मैं एक मन की बात बोलूं, हिंदी और इंग्लिश में बोलने में ना थोड़ा मेरी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि जो मैंने जैसे कहा कि ये मन की स्थिति है, जो मैं आनंद के साथ बोल रही हूँ, ये मेरी मन की स्थिति है, और मेरी मन की भाषा मराठी है, इसलिए कई बार मेरी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज बेयर विथ मी। तो ये मेरा विषय था कि हे नदे सरी। मैंने जब इसके बारे में सोचा, मैं चाहती थी कि मैं इंडियन रिवर्स के बारे में दिखाऊंगी, इसको कोरियोग्राफ करूंगी। तो परिणीता दांडेकर, very good friend of mine, and she is working on Indian rivers for many years. उसके रिसर्च भी है, उसने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सच्चाइयाँ, बहुत सारी जो उसकी जो कहानियां इसके आसपास वाली, वो सब मेरे साथ शेयर की, उसकी मदद हुई मुझे। तो ये मैंने ये जो बैले किया था, बैले में मैंने सरस्वती नदी के साथ शुरुआत की थी। सरस्वती नदी कहानी नदियों की बता रही है, और वो तो लुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी तो अभी नहीं, लेकिन वो कहती है कि मैं लुप्त नहीं हुई हूँ, मैं तो हूँ आपके साथ। मैं गंगा बनके, कावेरी बनके, यमुना बनके, नर्मदा बनके, तीस्ता बनके, ब्रह्मपुत्र बनके, कुछ नद भी है जिनमें भी मैं हूँ, इंद्रायणी, कितनी सारी नदियां, और उन सब के बारे में। और मैंने जो कथाएं ली थी, वो ली थी मैंने ज्योग्राफिकल, जो जैसे वो सिचुएटेड है, वो उसका आधार लिया था। कहाँ कहीं कहीं नदियों के साथ उसकी मिथ मिथ है, कुछ स्टोरीज है, गांव के लोग बताते थे। कुछ तो मैं पुराण पौराणिक कथाएं उसके साथ मैंने जोड़ी हुई थी। और इसका म्यूजिक मंजूश्री पाटिल, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने उसका म्यूजिक जो सब क्लास, क्योंकि दिस द प्रोग्राम वाज बेस्ड ऑन प्योरली क्लासिकल म्यूजिक, सो उन्होंने उनकी और उनकी माँ जी की बहुत सारी बंदिशें मुझे शी शेयर्ड, शी उन्होंने मुझे दी, उन्होंने मुझे शी अलाउड टू डू दोज बंदिश। और हरिदास एक मेरा छोटा सा, मतलब वो यंग है, तो उसने भी थोड़ा उसका म्यूजिक किया था। तो दिक्कत ये, डिसाइड तो कर लिया कि मैं नदी के ऊपर मैं कुछ दिखाऊंगी, लेकिन मेरी हमेशा से मैं इस साइंस पर बिलीव करती हूँ कि मैं जो भी कुछ दिखाऊंगी, जब भी कुछ मैं, अगर मैं मंच पे नृत्य दिखाऊंगी, तो वो नृत्य ही होगा। वो नृत्य, उसके साथ, नृत्य के साथ जो भाव मुद्राएं, हस्त मुद्राएं, अंग संचलन, जो फुटवर्क है, और इतना समृद्ध है कथक।
तो मैं उसी उसी पर निर्भर रहूंगी। मैं कभी कुछ वहां से बहुत सारी कर्टन्स आए हैं, फिर यहाँ से वहां कोई हार्नेस के ऊपर आता है, फिर यहाँ से वहां दौड़ता है, फिर ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि कथक ये इतनी समृद्ध भाषा है कि अगर हम एक एक कोने को देखते रहे तो मतलब सालों से हम मतलब ढूंढते ही रहेंगे कि और है और है और है और है। तो आप जितना उसको एक्सप्लोर करोगे उतना बढ़ेगा। तो मैंने और मैं ये कहा स्पेसिफिक यहाँ पे कहना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी, जो पहला सेशन हुआ अपना लिटिल मोर में कमलेश जी पांडे, और thanks to Gitali, and she invited all these artists for that program. We did this program for little more. We did it at Savarkar Theatre, and she invited everybody. So everybody experienced this program. And Kamlesh ji, um, importantly, मतलब उन्होंने मुझे खास आके मिलके, he said that how could you do that? I mean, this is the only stage you have. This is the only angle you have. This space you have. देयर आर ओनली लिटिल लाइट का भी बहुत कुछ ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं है, सिर्फ शैली के साथ आपने इसको दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं प्लीज मतलब मैं खुद को प्रेज नहीं करना चाहती, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं इसको इस भाषा में इस्तेमाल करती हूँ तो उसको अप्रिशिएट करने वाला भी एक कलाकार है। इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई, और ये मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, करना चाहती हूँ। अभी मैंने सब बैलेज के बारे में जिक्र नहीं किया। आज मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहूंगी कि 9 मेरी प्रोडक्शंस है, निर्मितियां हैं, जिसको मैंने निर्माण किया है और इसी साइंस से निर्माण किया है कि मैं मेरे शागिर्दों को सिखाऊंगी, मैं नृत्य की भाषा को पूरी तरह से इस्तेमाल करूंगी और उसी भाषा के साथ मैं मेरा कहना लोगों के सामने लाऊंगी। और मैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी वी हैव ओनली 2 minutes, बट आई वोंट से दिस दैट जैसे जैसे इसको अच्छा व्यूअर्स की जरूरत है, जैसे कुछ दिनों के बाद हम लोगों की मन में चाहत होती है कि एक अच्छा नाटक देखे, अच्छा सिनेमा देखे, उसी तरीके से हम हर भारतीयों को ये लगना चाहिए कि एक अच्छी नृत्यिका मुझे देखनी है। बहुत दिन से कुछ अच्छा देखा नहीं, ये मेरी तमन्ना है। और इसके लिए जो आज मेरे साथ है, जो भी आज ये मेरी बातें सुन रहा है, उन्होंने ये, आप मेरे साथ रहिए और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए आप भी मेरे साथ आइए, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। और खास करके जो कथक नृत्य से जुड़ा उस हर एक विद्यार्थी ने, शिष्य ने, शागिर्द ने ये प्रयत्न करना चाहिए कि वी शुड गो। आप अच्छे कलाकार तभी बनोगे जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट करोगे, दूसरों का काम देखोगे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने नृत्य के साथ थिएटर में भी बहुत काम किया है, मतलब बहुत काम किया है, मतलब मैंने उन लोगों के साथ रह चुकी हूँ, और वहां पे जो ओपन है, जहाँ जिस तरीके से लोग एक दूसरे का काम देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और को इम्प्रूव करते हैं, वो तरीका नृत्य में भी आने की बहुत बहुत जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और क्या कहूँ, एक्चुअली मैं एक आपके सामने करते समय मैं एक बंदिश करना चाहती थी। गीताली वाज आस्किंग मी दैट यू हैव 1 hour, तो आपको ये सारी बातें कर, मैंने उनको कहा कि आप मुझे अगर 4 दिन दो तो मैं 4 दिन में बात कर सकती हूँ इस विषय में, बट आई एम अभी मैं रुकती हूँ, अभी मैं आई टेक योर लीव। आई होप यू हैव लाइक्ड what I said, whatever my intentions are, जो मैं चाहती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, उसका मैंने 10% दिया है। तो जब भी कभी मिलेंगे तब और बातें होंगी। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक Vitali Little More and this मंच की
इतनी सुंदरता से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा खूबसूरत डिजाइन किया था और सबको बहुत कम समय में शी रीच्ड मैक्सिमम पीपल एंड शी वांटेड टू सबको वो बहुत वेरी keen on sharing thought of classical dance with everybody. So she was all वो मैं मुझे कह रही थी कि वो आप कथक के बारे में ही तो आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट। जो भी अच्छा था वो मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया हुआ था। जो भी जो मेरा मेरा एक्सपीरियंस ही मेरा गुरु है, गुरु रहा है बहुत बार। तो मैंने मेरे विचार आपके साथ शेयर किए। अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।